नमस्कार मित्रों, समाख्या यस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। आज है 19 सितंबर और मैं आपके सामने उपस्थित हूं दैनिक जागरण की प्रमुख खबरों का विश्लेषण लेकर के। शब्दों की सीमाएं होती हैं परंतु भावनाओं की नहीं, अर्थात शब्द आप लिमिटेड होते हैं, शब्दों को आप कम बोल सकते हैं, लेकिन भावनाएं अपार होती हैं। भावनाओं का जो ज्वार है वो आपको बहुत कुछ करने की प्रेरणा देता है और बहुत कुछ करने के लिए आपको आगे बढ़ाता है। तो सब कम बोलिए, ज़्यादा करिए। आज की जो खबरें हैं उनमें मुख्यतः देखो भारत अभियान के तहत 20 देशों में जो पर्यटन कार्यालय खुलेंगे उसके बारे में जानेंगे। ऑपरेशन डबल बुल और ऑक्टोपस ने तोड़ी नक्सलियों की कमर। उड़ीसा में 700 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। नीति और नियति के आज का जो नियत है या मुद्दा है आज का, उसमें भारत में आर्थिक सुधारों की बात हुई है। उद्योग के लिए भूमि अधिग्रहण अब आसान हो गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा की बैठक में भारत के विदेश मंत्री जाएंगे तो आतंकवाद और शांति स्थापना पर भारत का फोकस रहेगा। आतंकवाद के मुद्दे पर बात जरूर होगी और आज के इतिहास के बारे में जानेंगे। न्यूजीलैंड ने सबसे पहले महिलाओं को मताधिकार दिया और सिंधु जल संधि के बारे में बात करेंगे। और कुंवर नारायण कवि जो हुए हैं उनका जन्मदिन भी आज ही है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आग्रह है, अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं ये श्रृंखला आपको कैसी लग रही है। अगर कोई सुझाव है तो ज़रूर दीजिए। साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर दूसरे अभ्यर्थियों को लाभ जरूर पहुंचाएं। आगे बढ़ते हैं। सैलानियों को लुभाने के लिए ब्रिटेन समेत 20 देशों में खुलेंगे पर्यटन दफ्तर। हमने जैसा बात कही कि देखो भारत मुहिम, कोरोना काल में पर्यटन के क्षेत्र में काफ़ी कमी आई है। पर्यटक कम एक दूसरे देशों में गए हैं। अब उसकी भरपाई करने के लिए देखो भारत अभियान ये जो शुरू किया गया है, 160 से ज़्यादा देशों में ई वीज़ा सुविधा इसमें शामिल है। 5 लाख पर्यटकों को मुफ्त वीज़ा देने का भी मुद्दा भारत जो है सामने रख रहा है। वहीं 20 देशों में पर्यटन कार्यालय, पर्यटन दफ्तर खोले जाएंगे और ये जो पर्यटन दफ्तर होंगे ये हमारे जो वहाँ दूतावास हैं उनमें ही खोले जाएंगे और उनकी ही संरक्षण में ये काम करेंगे, वहीं से चलेंगे। और ये जिम्मेदारी जो प्रवासी भारतीय हैं उनको दी जा रही है कि वो जहाँ रहते हैं वहाँ देशों से ज़्यादा लोग जो है भारत घूमने के लिए आएँ, उनको प्रेरित करें। ये जानकारी जो है वो देश भर के पर्यटन मंत्रियों की एक बैठक धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में हुई। वहाँ पर केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा दी गई। 2019 में भारत ने विदेशी पर्यटकों से 2.11 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की विदेशी मुद्रा कमाई थी और अब इसको और ज़्यादा करने का लक्ष्य है। और पर्यटन क्षेत्र विदेशी मुद्रा का एक बड़ा स्रोत होता है। राष्ट्रीय पर्यटन नीति बनाई जा रही है और राष्ट्रीय पर्यटन नीति के बारे में मंत्री ने कहा है कि आगामी बजट सत्र से पहले ये आ सकती है, इसकी संभावना है। पर्यटन क्षेत्र को फिर से रिवाइव करने के लिए, फिर से खड़ा करने के लिए 50,000 करोड़ रुपए की राशि को स्वीकृत किया है सरकार ने, केंद्र सरकार ने। और ये कोरोना काल के जो सेक्टर्स प्रभावित हुए थे उनके लिए ये राशि अतिरिक्त राशि है। इसके तहत पर्यटन क्षेत्र से जुड़े उद्योगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। अंबेडकर सर्किट की तैयारी हो रही है और जल्द ही वहाँ से स्पेशल ट्रेन अंबेडकर सर्किट को जोड़ने वाली होगी। पंचतीर्थ जो 5 महत्वपूर्ण स्थान अंबेडकर से जुड़े हुए हैं, जैसे दिल्ली है, नागपुर है और हमारा मऊ, यहाँ पर उनका जन्म हुआ मध्य प्रदेश के इंदौर के पास। तो ये अंबेडकर सर्किट है उसको जोड़ने वाली कुछ स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। हमारे इससे पहले रामायण सर्किट, हिमालयन सर्किट, बौद्ध सर्किट, इस तरह की सर्किट पहले से चल रही हैं। और ये जो अंबेडकर सर्किट है ये भी देश को बहुत ज़्यादा पर्यटन क्षेत्र में बढ़ावा देने का काम करेगी। और 2025 तक देश में करीब 100 नए हवाई अड्डे शुरू किए जाएंगे और अभी तक देश में 140 हवाई अड्डे हैं। 2014 में मात्र
74 एयरपोर्ट यानी हवाई अड्डे होते थे, 74, और अब जो है 140 हो गए हैं। तो लगभग डबल हो गए हैं। और 100 और 2025 तक, इन 30 साल में 100 और नए हवाई अड्डे बनेंगे। इससे पर्यटन को रफ्तार मिलेगी, पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। और साथ ही रेलवे के नेटवर्क को भी मजबूत किया जा रहा है। और जो कोरोना से पहले पर्यटन क्षेत्र का जो योगदान था जीडीपी में, वो 7% था। अब उससे ज़्यादा हम लक्ष्य रख रहे हैं, उससे ज़्यादा हम इसमें योगदान दे सकें, ऐसा ही अपेक्षा है। तो ये था हमारा देखो भारत अभियान। और देखो भारत अभियान, उसके तहत जो कुछ काम हो रहे हैं वो हमने आपको बताए। आगे हम बात करेंगे। ऑपरेशन डबलपुर और ऑक्टोपस ने तोड़ी नक्सलियों कमर। नक्सल प्रभावित क्षेत्र हमको पता है कि जिस प्रकार छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है। और झारखंड में 2 वर्षों में प्रदेश पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने मिलकर नक्सलियों के पांव उखाड़ रखे हैं। राज्य में 4 दर्जन से अधिक बड़े नक्सलियों के लेवी रंगदारी से अर्जित जो चल अचल संपत्ति को जब्त कर लिया गया है और उन्हें आर्थिक रूप से कमज़ोर किया है नक्सलियों को। दूसरी ओर कोयला खदानों और ठेकेदारों से वसूली जाने वाली जो लेवी पर भी पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है, वो नहीं लेने दी जा रही है। लोहरदगा लातेहार सीमा पर जो बुलबुल जंगल में चला सुरक्षा बलों का ऑपरेशन डबल बुल, जिसको डबल बुल हो, या फिर वर्तमान में बूढ़ा पहाड़ पर चल रहा है। बूढ़ा पहाड़ जो सबसे महत्वपूर्ण जगह जो मानी जाती थी नक्सलियों के लिए, और वहाँ पर ऑपरेशन ऑक्टोपस है। दोनों इलाकों में इस रणनीति से नक्सलियों पर काबू पाया गया है। और ये जो छत्तीसगढ़ से सटे नक्सलियों के लिए कुख्यात है बूढ़ा पहाड़, जो सुरक्षा बलों के कब्जे में अब आ गया है। ये पलामू, गढ़वा, लातेहार सीमा पर है, जिससे झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमा लगती है। जवानों ने बूढ़ा पहाड़ पर तिरंगा, ये फ़ोटो आप देख रहे हैं, तिरंगा फहराया है। और जो डीजीपी हैं वहाँ के, उन्होंने कहा है कि सुरक्षा बलों के कैंप यहाँ पर बढ़ाए जाएंगे, इनकी संख्या और ज़्यादा की जाएगी। दक्षिण भाग में मुट्ठी भर सक्रिय नक्सलियों की मौजूदगी है अब, जो अब निशाने पर हैं। कहाँ पर? झारखंड की बात हो रही है। और सारंडा का यह क्षेत्र उड़ीसा से सटा हुआ है। और सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन के जाबाज कमांडो इस अभियान में लगे हुए हैं कि कैसे इनको समाप्त किया जाए, कैसे ये मुख्य धारा में वापस आए। 1.5 साल में 725 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। 1 जनवरी 2021 से 31 जुलाई 2022 के बीच ये है 725 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। और इनमें बड़ी उपलब्धि ये है कि 1 करोड़ के इनामी प्रशांत बोस हैं, और 1 सेंट्रल कमेटी, 3 स्पेशल एरिया कमेटी, 1 रीजनल कमेटी, 2 जोनल कमेटी, 12 सब जोनल कमेटी और 29 एरिया कमांडर रैंक के जो नक्सली थे वो पकड़े गए हैं, गिरफ्तार किए गए हैं। 31 उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया है, जबकि 11 नक्सली मुठभेड़ में मारे गए। इस दौरान 1.18 करोड़ की नकदी और 762 किलो विस्फोटक हथियार बरामद हुए हैं। और सुरक्षा बलों ने 324 हथियार बरामद किए हैं उनसे। पुलिस से लूटे हुए 59 और रेगुलर 20 व 245 देसी हथियार शामिल हैं। वहीं 20,770 कारतूस भी पुलिस ने बरामद किए हैं। 494 आईईडी भी बरामद हुई है, जो विस्फोट के काम आती थी। और वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के मूलचेरा गांव के लोग जो है वो राष्ट्रगान के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं। प्रतिदिन रोज़ सुबह 8:45 यानी 8:45 बजे पूरे गांव के लोग एकत्र होते हैं और ये एकत्रित होकर के राष्ट्रगान करते हैं। वहाँ जो बस निकलती है वो भी वहाँ खड़ी होती है और सब लोग राष्ट्रगान करते हैं। इस प्रकार की जो अभियान है, जो इनिशिएटिव हैं, जो पहल है, वो राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक हैं और बहुत ज़्यादा कारगर भी है। इससे पहले तेलंगाना के नलगोंडा गांव और महाराष्ट्र के सांगली ज़िले के भीलवाड़ी गांव के में भी इस प्रकार की पहल की जा चुकी है। वहीं इसके पड़ोसी गांव हैं विवेकानंदपुर, उसमें भी इसकी शुरुआत हो गई है।
रोज़ सुबह 8:45 पर जो है राष्ट्रगान गाया जाता है। पुलिस अधिकारी प्रतिदिन 2 लाउड स्पीकरों के साथ मुलचेरा विवेकानंदपुर के चक्कर लगाते हैं और 1 मिनट के लिए देशभक्ति गीत भी बजाते हैं। तो इस प्रकार के देश के प्रति जो समर्पण का भाव है वो बढ़ता है, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है और नई ऊर्जा आने के साथ देशभक्ति की भावना भी बढ़ती है। तो जो मुलचेरा का जो पड़ोसी गांव है लोहारा, जो मुलचेरा पुलिस थाना के अंतर्गत ही आता है, वो पहला मुठभेड़ का स्थान है पुलिस और माओवादियों के बीच का, गढ़चिरौली में। यहीं पर पहली मुठभेड़ हुई थी लोहारा गांव में, जो मुलचेरा के थाना में आता है। आगे बढ़ते हैं। ओडिशा में 700 नक्सलियों उनके समर्थकों ने आत्मसमर्पण किया है। ओडिशा के मलकानगिरी और आंध्र प्रदेश सीमा पर स्थित विभिन्न गांवों के 700 नक्सलियों समर्थकों ने शनिवार को पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है और साथ ही साथ ये पुलिस का घर वापसी अभियान है, घर वापसी कार्यक्रम है और इन लोगों ने और इन गाँव के लोगों ने ऐसा संकल्प लिया है कि अगर नक्सली आएंगे तो उनको यहाँ से खदेड़ दिया जाएगा, यहाँ से भगाया जाएगा। और इस घर वापसी कार्यक्रम के अंतर्गत जो समर्पण कर रहे हैं उनको लुंगी, साड़ी, कंबल, बच्चों के लिए किताबें, युवाओं के लिए खेल का सामान और ज़रूरी अन्य सामान है वो पुलिस के द्वारा दिया जा रहा है। और सरकार की योजना है इनको हर तरह से सहयोग दिया जाएगा, हर तरह से इनको आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। तो इस प्रकार से जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पर नक्सलवाद को समाप्त करने के या नक्सलवाद को कम करने के लिए कई सारे उपाय किए जा रहे हैं और ये बहुत ज़रूरी भी है। आगे बढ़ते हैं। नीति और नियत, सोमवार के दिन आता है मुद्दा और मुद्दे में आता है एक विशेष विषय जिसको लेकर के संपूर्ण जानकारी दी जाती है। आज जो है नीति और नियत नाम से ये मुद्दा आया है, विषय आया है जिसमें आर्थिक सुधार की बात हुई है। तो इसमें सबसे पहला जो आर्टिकल है उसमें इसकी सामान्य जानकारी में जो कहा गया है कि भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का जो संकल्प लिया गया है वो उसको मेक इन इंडिया के द्वारा जो है पूरा किया जा रहा है, ऐसे अपेक्षा है। वहीं इस नीति के आगाज में नियत है, संकल्प और प्रतिबद्धता भी है, ऐसा दिखाई दे रहा है क्योंकि इसमें शुरुआत में कहा गया जैसे देखो दुनिया की रीत वैसे उठाओ अपनी भीत, यानी दुनिया जैसे चलती है वैसे ही हमको भी अपने कदम उठाने चाहिए। तो वहीं पर ये उदारीकरण से नहीं हो पाया उद्धार। तो 1991 का जो कालखंड था, 1991 में जो आर्थिक सुधार हुए तो उससे पूरी तरह से जो सफल नहीं हुए, बहुत सारा कुछ बदलाव आया उसके कारण से। तो उसके बारे में कहा गया है। इसके लेखक विवेक देवरा जो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन हैं, वहीं आदित्य सिन्हा एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के। तो इन दोनों का ये सम्मिलित रूप से लेख है। तो उन्होंने कहा है कि 1991 के जो आर्थिक सुधार के कदम थे वो वास्तव में अधपके थे, हाफ वेक्ड थे या नहीं, इसके ये प्रश्न उठ रहा है। इस पर निष्कर्ष पहुंचने से पहले हमें उस समय की परिस्थितियों को देखना पड़ेगा, उनका विश्लेषण करना होगा। 1991 में जो आर्थिक सुधार हुए थे उनमें बृहद आर्थिक स्थिरता और संरचनात्मक संतुलन को ध्यान में रखकर उठाए गए कदम थे। उनके रुपए का करीब 20% अवमूल्यन किया गया था जिससे निर्यात प्रतिस्पर्धी हो, यानी निर्यात में को बढ़ावा मिले, कॉम्पिटिटिव हो, आयात शुल्क कम करने और कैश कंपनसेशन सपोर्ट खत्म करने जैसे कदम भी उठाए गए थे। वहीं पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और प्रत्यक्ष संस्थागत निवेश का भी इससे साथ मिला था, उस समय आया था। विदेशी इक्विटी निवेश पर 40% की सीमा हटा दी गई थी। वहीं करीब 30 उद्योगों में 51% तक के विदेशी इक्विटी निवेश को मंजूरी देने का अधिकार सीधे रिजर्व बैंक को दे दिया गया था और घरेलू मोर्चों पर लाइसेंस व्यवस्था को खत्म किया गया। ये सबसे बड़ा कदम रहा था उस समय। तो जो लाइसेंस राइज से मुक्ति भी 1991 के आर्थिक सुधारों से मिली। तो घरेलू मोर्चे पर जो आर्थिक सुधार हैं वो ज़्यादा जटिल होते हैं। 1991 के सुधार ऐसे थे जिनसे जुड़े फैसले केंद्र सरकार अपने स्तर पर ले सकती थी और वहीं पर
घरेलू मोर्चे पर जो सुधार हैं वो ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होते हैं। इसी ज़्यादातर सरकारों ने इनको करने के लिए साहस नहीं जुटा पाए थे। 1991 के आर्थिक सुधारों में आयात शुल्क के मसले को छुआ गया था केवल, और जिसे मोदी सरकार ने जीएसटी जैसी व्यवस्था को लागू करके पूरा किया है। और जीएसटी में कुछ समस्याएं ज़रूर हैं, लेकिन इसने कर व्यवस्था को आसान बनाया है। 2014 में वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भारत का स्थान जो 142वां था, वो 2020 में 63वां हो गया है। तो सोचिए तो कितना बड़ा अंतर आया है। वहीं इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड जो बना है आईबीसी, ऐसा ही कदम है। उसके कारण से भी भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूती आई है। उदारीकरण का अर्थ केवल कंपनियों के खुलने में सहूलियत देना नहीं होता है, बल्कि कंपनियों को बंद करने की व्यवस्था भी उतनी ही ज़रूरी है। जो कंपनियां लगातार घाटे का सौदा बनी हुई हैं, लगातार उससे नुकसान हो रहा है, ऐसी कंपनियां भी आसानी से बंद हो जाएं, इसके लिए भी उपाय करने की आवश्यकता होती है। इसी को उदारीकरण कहते हैं। आईबीसी ने जो आईबीसी जिसको हम कहते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड ने सुनिश्चित किया कि सभी क्रेडिटर्स के हितों की रक्षा करते हुए किसी कंपनी के चलते रहने या बंद होने की दिशा में कदम बढ़ाए जा सकें। 1991 में सुधार है, उसमें भूमि सुधार, श्रम सुधार और कृषि के लिए भी कोई कदम नहीं उठाया गया था। तो तीन चीज़ें, यानी भूमि सुधार, कृषि, श्रम सुधार और कृषि के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया था। भूमि और कृषि राज्यों की सूची में आता है, जबकि श्रम जो है वो समवर्ती कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, समवर्ती सूची का हिस्सा है। अब करीब 40 जो श्रम कानूनों को 4 श्रम संहिताओं में समेटा गया है। 4 जो है लेबर कोड बनाए गए हैं, उनमें जो है जो 40 श्रम कानून हैं उनको समेट दिया गया है। वहीं समवर्ती सूची में है तो कुछ राज्यों ने श्रम सुधार के कदम उठाए हैं, कुछ ने नहीं उठाए हैं। और भूमि सुधार पर तो केंद्र सरकार लगातार कदम बढ़ा रही है, जो कि राज्यों का विषय है असल में। 1991 के सुधार में निजीकरण पर केंद्रित था पूरी तरह से, और नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन तैयार की है अभी वर्तमान सरकार ने, जिससे निजी सेक्टर की सहभागिता से संकटग्रस्त परियोजनाओं को बेहतर मूल्य प्राप्त किए जा सकते हैं। जो ऐसी परियोजनाएं हैं जिन पर सरकारी जो है नियंत्रण करने से संकट हुआ है, उनको आसानी से पूरा करने के जो है उपाय सुझाए जा सकते हैं। 2021-22 से 2024-25 के 4 वर्षों के दौरान 6 लाख करोड़ की परियोजनाओं को मोनेटाइजेशन करने की तैयारी हो रही है। मोनेटाइजेशन का मतलब है उनको और मुद्रा और पूंजी दी जाएगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार अधिकारों को मोनेटाइज कर रही है, स्वामित्व को नहीं। यानी उनके अधिकार जो है वो मोनेटाइज होंगे, यानी उनकी वही चीज़ें जिसको कहते हैं बेची जाएंगी, या वही चीज़ें जो है मोनेटाइजेशन के लिए रखी जाएंगी जहाँ से मुद्रा आएगी, लेकिन उनका स्वामित्व, उनकी ओनरशिप जो है वो सरकार की ही रहेगी, किसी प्राइवेट व्यक्ति की नहीं होगी। ये मोनेटाइज किए गए जो संपत्ति है वो सरकार के पास वापस आ जाएंगे। वर्तमान सरकार ने जो काम किए हैं उनमें से प्रमुख हैं जनधन, आधार और मोबाइल के जो है उनको एक साथ जोड़ना। इससे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र व्यवस्था को जो है मजबूती मिली है और वो आसान भी हुआ है। तो जो जनधन, जिसको हम जेम कहते हैं, जनधन, आधार और मोबाइल इंटीग्रिटी एकीकरण, इससे सरकारी योजनाओं को लीकेज बंद हुई है, और हर घर स्वच्छ जल पहुंचाने के लिए जो जल जीवन मिशन है, हर घर शौचालय की व्यवस्था है, स्वच्छ भारत मिशन जैसी सामाजिक सुधार की योजनाएं भी लाई गई हैं। सड़क निर्माण पूंजीगत व्यय बढ़ाया गया है, जिससे कनेक्टिविटी में सुधार हुआ है। कंपनियों के लिए लॉजिस्टिक की लागत कम हुई है। रेलवे में भी सुधार किए जा रहे हैं। पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट तक रेल, सड़क और हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाई गई है। इससे स्पष्ट है कि जो 1991 के सुधार जो आधे अधूरे थे, वो आगे की सरकारों ने जो कामों को आगे बढ़ाने का काम किया वो धीमी गति से था, और ये वर्तमान सरकार जो है ऐसे सुधारों की दिशा में कदम बढ़ाए हैं जिससे पहले नहीं किया गया था, और इसीलिए देश जो है तेज़ गति से प्रगति कर रहा है। तो हमको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। हमने हमेशा कहा है शिक्षा, स्वास्थ्य और संचार यानी कनेक्टिविटी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। अगर कनेक्टिविटी ठीक होगी तो रफ्तार जो है सुधारों की उतनी तेज़ होगी। आगे बढ़ते हैं। पिछले 8 साल में
क्या क्या तस्वीर बदली है उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर हम सतर्कता से सुधार की ओर जो बढ़ने का समय है उसके बारे में भी बात करेंगे। डॉक्टर विकास सिंह का ये लेख है। 421 अरब डॉलर का निर्यात जो है मेक इन इंडिया PSLI स्कीम के फ़ायदा सीधा तौर पर निर्यात को बढ़ाने के आंकड़ों में देखा जा सकता है। तो 421 अरब डॉलर का निर्यात हुआ है जो संभव हुआ है मेक इन इंडिया से और PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव से। वहीं 2.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश जो है आ चुका है PLI स्कीम के तहत प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के माध्यम से। वहीं 28 लाख करोड़ के निवेश 64 लाख से अधिक नौकरियां निकलने की उम्मीद है अगले 5 सालों में PLI यानी प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव से। और 15% कुल निर्यात में कृषि उत्पादों की हिस्सेदारी जो है वो बढ़ते उत्पादन का प्रमाण है। वहीं 83.57 अरब डॉलर का सर्वाधिक FDI जो है वो अभी तक का आया है 2021-22 में, जो कि 2014-15 में ये 43.15 अरब डॉलर का था, यानी 43.15 अरब डॉलर का था, जो लगभग डबल हो गया है। क्या क्या चीज़ें की हैं, जैसे 2016 में GST लागू हुआ है, इससे कारोबार करना आसान हुआ है। सभी गांव में विद्युतीकरण का विकास जो है वो तेज गति से हुआ है। जनधन योजना से बैंकिंग व्यवस्था में समावेशीकरण बढ़ा है, इंक्लूजन बढ़ा है। वहीं मेक इन इंडिया ने भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की राह खोली है। स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से नए स्टार्टअप के लिए अनुकूल वातावरण बना है, यानी ऐसा माहौल तैयार हुआ है। PLI स्कीम ने मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े कंपनियों में मदद की है। PLI हम बता चुके हैं, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स। और दिवालिया कानून ने संकटग्रस्त कंपनियों के लिए जो है कामकाज समेटने की राह आसान बनाई है। पहले कंपनी खोलना जितना मुश्किल था उससे मुश्किल कंपनी बंद करना था, अब ऐसा नहीं है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में सुधार आया है और डिजिटलीकरण ने आर्थिक सुधारों को गति देने का काम किया है। तो ये तो पिछले 8 सालों में जो कदम बढ़ाए गए हैं वो हैं। वहीं आगे जो काम करने हैं उनमें सतर्कता जरूरी है, क्योंकि सुधारों का जो मुख्य उद्देश्य था वो भारत के उद्यमों को मौका देना और विदेशी निवेश को आकर्षित करना था। ये 1991 के सुधारों की बात कर रहे हैं डॉक्टर विकास सिंह। दो उद्देश्य मुख्य रूप से हम कह सकते हैं, 3 उद्देश्य मुख्य रूप से थे। एक था कि भारत के उद्यमियों को मौका देना, यानी उनके इंडस्ट्रियलिस्ट जितने भारत में थे जो कारोबार करना चाहते थे उनको अवसर देना। वहीं विदेशी निवेश को आकर्षित करना। और तीसरा, निजी क्षेत्र को सरकार के नियंत्रण से बाहर करना। लेकिन राजनेताओं की इच्छा शक्ति की कमी के कारण से इसके जो परिणाम आने चाहिए थे वो नहीं आए हैं। उस समय जो कदम उठाए गए थे उसकी अपनी सीमाएं थीं। ये प्रयास तो क्रांतिकारी थे, लेकिन सरकार ने जो घरेलू मोर्चे पर जो है वो साहस नहीं दिखा पाए। प्रयासों में राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी थी। अगले 10 साल 10% की विकास दर होनी चाहिए, अभी की जो वर्तमान की बात कर रहे हैं। और इस विकास दर में स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक सुरक्षा और लाखों लोगों के रोजगार के अवसर सुनिश्चित हो सकेंगे, ऐसी योजना बननी चाहिए। वहीं नियामकी व्यवस्था तैयार करना, यानी रेगुलेटरी सिस्टम तैयार करना, जिसको प्रोत्साहन देना सरकार का काम होता है। और सरकार का काम बिजनेस चलाना नहीं होता है, ये स्पष्ट है। जिससे विकास को गति मिल सके, निजी क्षेत्रों को दबाकर नहीं, बल्कि सरकारी क्षेत्र के जो निजी क्षेत्र हैं वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो सरकारी क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियां, उनकी गुणवत्ता में सुधार करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। ज़मीनी स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए जिससे सरकारी, निजी और कॉरपोरेट सभी को लाभ मिल सके। सुधार की कोई घटना या परिणाम, सुधार जो होता है, जो भी रिफॉर्म्स होते हैं, वो कोई घटना नहीं होती है, वो कोई किसी का रिजल्ट नहीं होता है, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बाद में दिखाई दे। ये प्रक्रिया है, प्रोसेस है। तो उनका प्रोसेस है। पिछले 8 सालों में आर्थिक सुधार की जो प्रक्रिया चली है उसके परिणाम अब दिख रहे हैं। प्रशासनिक और न्यायिक सुधार नहीं हो पाए हैं, इसके कारण से अभी आर्थिक सुधारों का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो
भारत को ऐसे सुधारों की आवश्यकता है जिससे क्या हो, एमएसएमई जिसको कहते हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, इसको विकास को बढ़ावा मिले। जो 5 करोड़ रोजगार देने वाला है ये क्षेत्र, उसमें भी करीब 80% छोटे उद्योगों से ये बना है, स्मॉल इंटरप्राइजेज से बना है। कुछ बड़े संस्थान हैं जिनको वैश्विक स्तर पर उपस्थिति है। श्रम सुधार जिसको लेबर रिफॉर्म कहते हैं, टैक्स लाभ और कारोबारी सुगमता, जो आसानी है कारोबार करने में, ट्रेड व्यापार करने में, कुछ ऐसे कदम हैं जो रोजगार सृजन हो सकता है उनसे और विकास को गति भी मिल सकती है। तो इधर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी तरह कृषि सुधार भी बहुत अहम है। 45% से ज़्यादा की जो जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर है और भूमि सुधार के बिना कृषि सुधार संभव नहीं है। तो भूमि सुधार भी करना जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में निवेश की भी आवश्यकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आधारभूत संरचना पर खर्च करना जरूरी है, ग्रामीण विकास में खर्च करना जरूरी है। इससे कई गुना लाभ जो है वो लिया जा सकता है। बिजली, जमीन, कृषि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें व्यापक लाभ हो सकता है। राज्य सरकारों को चुनावी मोड से बाहर आना होगा। हर नागरिक को सम्मानजनक जीवन न दिया जा सके तो आर्थिक सुधार कोई मतलब के नहीं है, निरर्थक है, इनका कोई अर्थ नहीं है। तो हर नागरिक को सम्मानजनक, सम्मानपूर्वक, डिग्निटीफुल लाइफ जो है वो मिले, इसकी तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है। भारत संरचनात्मक बदलाव के बिना विकास नहीं कर सकता है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चरल जो है चेंजेस लाने होंगे और विकास जो है वो लोगों के जीवन को समृद्ध करने, उनके जीवन में की गुणवत्ता बढ़ाने और अवसरों को विस्तार देने का, उसमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसको अपॉर्चुनिटी बढ़ाने का वो माध्यम है विकास। और रोजगार विहीन विकास यानी जिस विकास में रोजगार नहीं बढ़ते हैं वो विकास असमानता को बढ़ाता है, वो इनइक्वालिटी को बढ़ाता है। ये बड़ी चुनौती होगी सामने। तो ये भी ध्यान रखना है कि रोजगार साथ साथ में बढ़ें विकास के साथ में। आर्थिक स्थिति में सबसे नीचे जा रहे जो 30 करोड़ की आबादी है उसको ऊपर आने का मौका मिले और 30 करोड़ का जो मध्यम वर्गीय जो सेक्शन है, वर्ग है, उसका भी विस्तार हो। सामाजिक उत्थान की व्यवस्था करनी चाहिए। सामाजिक न्याय से सामाजिक उत्थान की तरफ अब चलने की बारी है और लोगों को अपने जीवन के लिए बेहतर विकल्पों के चयन का मौका मिलना चाहिए। बेहतर विकल्प तभी उपलब्ध होते हैं जब सरकार के साथ साथ निजी क्षेत्र भी अपनी भागीदारी को बखूबी निभाता है। तो इस प्रकार से आर्थिक क्षेत्र में हो रहे सुधारों और उससे आगे आने वाले क्या क्या करने चाहिए उस बारे में आज हमने बात की। ये नीति और नियति के अंतर्गत दिया गया था। तो ये आज हम बात कर रहे हैं कि शून्य से शुरुआत कब तक क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले तो शुरुआत में ही जो बड़ी गलती हुई थी वो हुई थी कि अवमूल्यन करने का। 1965 में उस समय लाल बहादुर शास्त्री ने जनता के एक दिन का उपवास रखना पड़ा था क्योंकि उससे पहले की जो सरकार थी उनकी आर्थिक नीतियां जो है कई सारे मतभेदों के कारण से सही तरीके से लागू नहीं हो पाई थी। 1966 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और 57% का जो है डिवैल्यूएशन यानी अवमूल्यन किया गया था रुपए का जून 1966 में। तो उसका उद्देश्य ये था कि निर्यात को बढ़ावा मिले और लेकिन इसका उल्टा हुआ, महंगाई बढ़ गई और क्योंकि निर्यात तो तभी बढ़ेगा जब आपके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होगी। तो मैन्युफैक्चरिंग तो उतनी थी नहीं, तो हमारा निर्यात तो नहीं बढ़ा जिसकी कल्पना की गई थी, लेकिन महंगाई बढ़ गई। और 1970 और उसके बाद कुछ सालों में विश्व की अत्यधिक मुद्रास्फीति भारत में हो रही। इसको ग्रेट इन्फ्लेशन भी कहा जाता है, कहा जाता है। और वहीं 1985 आते आते देश की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी थी। 1989 में IMF ने चेतावनी भी दी थी कि फिजूल खर्ची के कारण देश में भुगतान का संकट, बैलेंस ऑफ पेमेंट का संकट पैदा हो गया है। लेकिन केंद्र में लगातार अस्थिर सरकारों का दौर था और इधर अनदेखी की गई। इसीलिए 1991 में जो है हमारे सामने बहुत ही डरावना माहौल बना था क्योंकि 3 सप्ताह के आयात के बिल चुकाने लायक ही विदेशी मुद्रा भंडार बचा था। तो वहीं पर
चीन और अन्य एशियाई देशों ने राजकोष यानी फिजिकल और इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस ले आए थे। और हमने जो है 1991 में आनन फानन में जो है सरकार को सोना गिरवी रखना पड़ा, और उस समय IMF की जो शर्तें थी और उन शर्तों को अपनाया और खुली अर्थव्यवस्था बनाने का फैसला किया। एक और बजट में उदारीकरण और वैश्वीकरण को अपनाने की बात कही गई थी, दूसरी ओर नई औद्योगिक नीति भी लाई गई थी। लेकिन 1991 के बाद जो आर्थिक सुधार हुए वो ऐतिहासिक थे, लेकिन अस्थिरता, राजनीतिक इच्छा शक्ति कमी ने देश को इनका पूरा लाभ नहीं लेने दिया था। तो ये कुछ हमारा जो ऐतिहासिक कालक्रम था वो हम समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। उद्योगों के लिए भूमि अधिग्रहण अब आसान हो गया है। जो है जब से PM गति शक्ति जो कार्यक्रम हुआ है, PM गति शक्ति कार्यक्रम के तहत राज्यों और केंद्र के दोनों डेटा इकट्ठे 600 डेटा लेयर्स PM गति शक्ति प्लेटफॉर्म पर राज्यों ने अपने दिए हैं, वहीं केंद्र सरकार ने 900 डेटा लेयर्स एकत्र हो चुके हैं। तो अब आसानी से जो है भूमि अधिग्रहण होता है। ये जानकारी जो है उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, जिसको DPIIT डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के जो सचिव हैं अनुराग जैन, उन्होंने दी। उन्होंने कहा कि जो पहले समय लगता था उस समय का अब पहले कई महीने लग जाते थे, अब वो कुछ घंटों में ही काम हो जाता है। क्योंकि अब कई जगह पर फाइल को नहीं ले जाना पड़ता है, एक ही जगह से काम चल जाता है। गति शक्ति पोर्टल पर लगभग 1800 परियोजनाएं हैं। पहले इनको 62 फॉर्म भरने पड़ते थे, अब सिर्फ 5 फॉर्म भरने होते हैं। तो कितना सरलीकरण किया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इसी को कहते हैं। लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंस स्टेट, लिट्स बोलते हैं, उसके सर्वे में पिछले कुछ सालों में कराया जा रहा है। इसका नतीजा निकला है कि राज्यों के बीच अब कारोबार को आसान बनाने के लिए प्रतिस्पर्धा होने लगी। तो हर राज्य भी अपने यहाँ कारोबार को सरल करने पर जोर दे रहे हैं। तो ये रहा PM गति शक्ति का परिणाम। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो सत्र होने वाला है 20 सितंबर से, उसमें भारत के प्रधानमंत्री के स्थान पर विदेश मंत्री एस जयशंकर भाग लेंगे, और 24 सितंबर को भारत का की तरफ से संबोधित करेंगे, और उसमें विशेषकर आतंकवाद और शांति स्थापना पर बात करेंगे। और वहीं पर जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस और संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र की अध्यक्षता जो है वो अध्यक्ष साबा कुरैशी से मुलाकात भी करेंगे। उसके साथ साथ कई सारे देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। 50 से अधिक जो है द्विपक्षीय और बहुपक्षीय आधिकारिक बैठकें जो है भारत के विदेश मंत्री की होंगी। तो ये था हमारे आज की खबरें। और आज के इतिहास की बात करें तो 19 सितंबर को, आज ही यानी 19 सितंबर 1927 को फैजाबाद, अब जिसको अयोध्या है, उसमें हमारे प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार कुंवर नारायण का जन्म हुआ था। कविता के अलावा उन्होंने कहानी, समीक्षा, लेख, सिनेमा, रंगमंच के लिए भी कुछ लेखन किया। वह अज्ञे द्वारा संपादित तीसरा सप्तक के प्रमुख कवियों में से थे। कुंवर नारायण की काव्य था चक्रव्यूह उनकी पहली काव्य रचना थी, कोई दूसरा नहीं। इन दोनों वाजश्रवा के बहाने उनकी प्रमुख रचनाएं गई। जैसे कुंवर नारायण का जन्मदिन आज है। आज ही 19 सितंबर 1893 को न्यूजीलैंड ने नए इलेक्टोरल एक्ट जो है वो हस्ताक्षर किए थे, वो एक्सेप्ट किया था, और न्यूजीलैंड पहला राष्ट्र बना था जहां महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था। और महिलाओं को मत देने वाला अंतिम राष्ट्र जो है वो सऊदी अरब है। वेटिकन सिटी में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं है अभी भी। तो हम समझ सकते हैं कि जो हम क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं तो कितनी प्रोग्रेसिव है, समझ सकते हैं। आज ही यानी 19 नवंबर 1960 को भारत पाकिस्तान के बीच 6 नदियों के जल बंटवारे में, जिसको सिंधु जल समझौता कहते हैं, वो हुआ था। इसमें रावी, ब्यास, सतलुज के जल भारत को अधिकार मिला था, वहीं सिंधु, चिनाब, झेलम के जल पर पाकिस्तान का अधिकार पर सहमति बनी थी। तो आज का यहीं तक समाचारों का विश्लेषण। आप हमसे जुड़े रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।